हेलो बच्चों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र का अगला लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसकी बातें कर ली थी और वैद्युत क्षेत्र में ही हम लोगों ने देखा था कि कोई एकल बिंदु आवेश हो, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी आवेश समुदाय के कारण, ठीक है, बहुत सारे आवेश हों, उन सभी आवेश समुदाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत था उसके बेस्ड पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आज हम लोगों का मेन समझना है कि वैद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, इसको आज हम फील करेंगे, ठीक है। अभी तक तो केवल बताया गया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य चार्ज यानी आवेश वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये होता क्या है, आज हम इसी बात को सीखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसकी चर्चा फिर से कर लेंगे। उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, लेकिन जिसे आधुनिक में इस समय प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स में हम इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसको वैद्युत बल रेखाएं ना कह करके क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हम कर लेते हैं पीछे वाले में। जैसे हमने इसमें आपको बताया था कि अगर कोई आवेश हो, ठीक है, इस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी, ठीक है, मान लीजिए हैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, r है। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान था वो कितना था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस आवेश, ठीक, और अपान क्या होगा, इस r का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आज हम लोगों को क्या, और इससे पहले भी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे आवेश हों, Q1 Q2 Q3, ठीक है, आवेशों का एक समुदाय हो और इन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो क्या करते हैं, किस आवेश के कारण इस पर कितना होगा, इस आवेश के कारण इस पर कितना होगा, ऐसे सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर लेंगे और सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का आया था ई नेट जो है वो बराबर आया था E1 वेक्टर E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 वेक्टर E4। अगर और बहुत सारे चार्ज होते, n चार्ज होते तो डॉट डॉट करके En हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आज हम लोगों को समझना है कि एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, जिसे अब हम लोग कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। वो क्या होता है उसी का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। और इस पर रिलेटेड पीछे सवाल बताए गए, बहुत अच्छे सवाल बताए गए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपसे वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको इसी लेक्चर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इस पिछली वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जा रहा है। तो आइए समझते हैं, फील लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी वैद्युत बल रेखाएं जिसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं वो क्या होती है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये चार्ज Q है, ठीक है। इस चार्ज के अगर हम यहाँ पर कोई आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश, तो ये इस पर फोर्स लगाता है और ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, यानी गति करने लगता है। अगर इसी चार्ज को हम यहाँ पर रख दें तो तब भी हम ये देखते हैं, ठीक है, इसी परीक्षण आवेश Q0 पर तब भी ये इस पर बल लगाता है। अगर यहाँ पर रखें तो क्या होगा, क्या ये फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, फिर भी हम देखते हैं लगा रहा है। यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर भी बल लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, वो आवेश है, उसके इधर आवेश, इधर चार्ज को रखें, परीक्षण आवेश को यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी रखें तो देखते हैं हर जगह वो क्या लगाता है, बल लगाता है। अच्छा, अगर बल लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्रिया हो रही होगी जिसके कारण इस पर बल लग रहा है, ठीक है। जब बल लगेगा तो ये क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। तो यही जो आवेश हैं ये जिस डायरेक्शन में गतिमान होते हैं उन्हीं, ठीक है ना, उन्हीं की दिशा में अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचे, उन्हीं की दिशा में हम क्या करें, एक काल्पनिक रेखा खींचे, तो यहाँ पर जो लाइन हमें प्राप्त होगी उसी को कहते हैं वैद्युत बल
रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी को हम एक नाम और देते हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी इसी को कहते हैं। इसी को क्या नाम दे देते हैं? वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। समझ में आ गया क्या है? ये कोई आवेश है और ये चारों तरफ क्या रखे गए हैं? परीक्षण आवेश। इन्हीं को, ठीक है, इनके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा और यही जो चार्ज हैं जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस दिशा में गति करेंगे, उसी को मानते हुए हम एक क्या खींच दें? रेखा। ठीक है, एक क्या खींच दें? रेखा। तो वो रेखा क्या होगी? एक काल्पनिक रेखा होगी। वो रेखा कौन सी होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो वहाँ पर जो रेखाएं हमें मिलती हैं उन्हीं को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर हो गया? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की डिफिनीशन क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है, वक्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। क्लियर हुआ? क्या हमने कहा? हमने ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, तो इसके कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। अब उस वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यही कहलाती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। क्या कहते हैं कि, ठीक है, वैसे हमने रिपीट किया है, उसको आप फिर से देख लीजिएगा जो बोला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के हम गुण पढ़ते, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इसको हम लिखेंगे, आप इसको लिखते भी चलेंगे। ठीक है, और समझते भी चलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। समझ में आ गया? हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं इन्हीं को पहले क्या कहते थे? वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन इस समय इसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी को वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, चलिए, पहला गुण क्या है? नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर कोई सिंगल चार्ज है, ये क्यू चार्ज, ठीक, और ये कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अगर ये आपका सिंगल चार्ज है और ये कैसा है? पॉजिटिव, तो यहाँ की जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? देखिए, ये हमने क्या कहा? प्लस चार्ज है। इसकी जो अपनी एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं? इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी मानी जाती हैं कि इसके पृष्ठ से निकल करके कहाँ जाती हैं? सीधी एकदम अनंत तक। कहाँ जाती हैं? अनंत तक। ठीक है, ये है अगर कोई हमारे पास प्लस चार्ज है और अगर आपसे पूछे कि प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसे खींचोगे, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची जाती है। क्लियर हो गया? ये है क्या चीज़? प्लस आवेश का, ठीक है ना, कोई मतलब हमारे पास प्लस चार्ज हो तो उसकी क्षेत्र रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। क्लियर हो गया? अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, ये क्यू कैसा हो? निगेटिव, तो इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? इसकी क्षेत्र रेखाएं ये मानी जाती हैं कि अनंत से आ करके और इसके पृष्ठ पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आकर के इसके पृष्ठ पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो हम ये समझ गए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में कि पहला कि जो प्लस वैद्युत क्षेत्र, जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, और जो निगेटिव होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये माना जाता है कि इसके पृष्ठ से निकल करके कहाँ जाती हैं? अनंत तक। और ये माइनस पे क्या माना जाता है कि अनंत से आकर के इसके पृष्ठ पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला गुण यही था। ठीक है, दूसरे गुण की बात कर लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 2।
दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हम कह दें कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, दो क्या हैं, धनात्मक चार्ज हैं, जैसे एक चार्ज यहाँ पर Q है और एक चार्ज यहाँ पर Q है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इनकी क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, देखिए बात समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर जो निकलेगी बल रेखा है वो तो ऐसे अनंत की ओर चली जाएगी, ठीक, सीधा ऐसे निकलेगी और अपनी कहाँ चली जाएगी, अनंत की ओर। यहाँ पर जो निकलेगी वो सीधा अनंत की ओर, ठीक। अब देखिए, अब आप सपोज करिए, सोचिए, यहाँ से जो बल रेखा है इधर की ओर, इधर की ओर जाएंगी, यहाँ से जो निकलेंगी ये भी इधर की ओर जाएंगी, और हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बल रेखाएं जो है अपने मार्ग से क्या होंगी, विचलित होंगी। तो विचलित होंगी तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है ना। इसकी भी अपनी जो है इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये दो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हों तो इसकी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर हमारे पास दो निगेटिव हों तो हम कैसे खींचेंगे, ठीक है, देखिए मिटा दिया जाए इसको। अगर दो निगेटिव चार्ज हों, ये Q है माइनस Q और ये माइनस Q, यहाँ पर दो निगेटिव चार्ज रखे गए हैं तो इनकी हमें बल रेखाएं खींचनी। देखिए इस प्रकार ये माना जाता है तो अनंत से आकर के इसके पृष्ठ पर यहाँ तो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पर इसके आकर के पृष्ठ पर क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो रेखाएं आएंगी और यहाँ पर जो रेखाएं आएंगी, इनमें क्या होगा, टकराव होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण, ठीक है, ये इनकी बल रेखाओं का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा एक बात याद रखिए कि अगर दोनों समान चार्ज के हैं, ठीक है ना, दोनों कैसे हैं, एक समान चार्ज, दोनों समान परिमाण के भी हों और दोनों प्लस हो या दोनों निगेटिव हों, तो इनके मध्य बिंदु पर, अगर समान परिमाण के हैं तो इनके मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, नेट एकदम मिड पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हों और दोनों समान परिमाण के हों तब भी 0 होगा। लेकिन एक का परिमाण ज़्यादा हो और एक का परिमाण क्या हो, कम हो, मतलब अगर ये 5 कूलाम का हो, ये 6 कूलाम का हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पर होगा, प्लस चार्ज की ओर। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं पीछे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दो निगेटिव चार्ज हो तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए ये आपका पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए यहाँ पर जो है रेखाएं अनंत से आकर के इसके पृष्ठ पर क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी, सॉरी यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर, ठीक है। इस तरीके से इस पर क्या होंगी, अनंत से आएंगी और इनके पृष्ठ पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। लेकिन यहाँ की जो रेखाएं अनंत से आ रही हैं वो किसकी ओर मुड़ जाएंगी, निगेटिव की ओर। किधर की ओर मुड़ जाएंगी, इस तरीके से निगेटिव की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगने के कारण ये रेखाएं किधर की ओर मुड़ जाएंगी, निगेटिव की ओर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो तो जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्लियर हुआ, पॉजिटिव से निकल करके क्या होती हैं, निगेटिव पर यानी ऋण चार्ज पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अच्छा एक बात और याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। कहने का मतलब क्या है कि बंद लूप नहीं बनाता, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक अगर आप पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो चुंबक होता है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये क्या होती हैं, केवल वक्र रेखा बनाती है, कोई बंद लूप इसमें नहीं बनता, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव की
क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं, निगेटिव की कैसे होती हैं, दो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, दो नेगेटिव हो तो क्या होगा, और एक पॉजिटिव हो तो और एक निगेटिव हो तो क्या होगा। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने बातें देख लिया। ठीक है, चलिए अगली गुण की बात करते हैं। नंबर 1 जो भी हो, चलो सब पॉइंट 1 मान लो, ये पॉइंट 2 मानो। ठीक है, जो हम लोगों ने क्षेत्र रेखाएं खींचा था उसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, पॉइंट 2। ठीक है, अब पॉइंट 2 में क्या होगा, देखिए पॉइंट 2 में ये माना जाता है कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो लंबाई के अनुदिश, याद रखना किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण, ठीक है, उनके बीच, क्षेत्र रेखाओं के बीच, ठीक है, दो चार्ज हों तो उनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण का। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, जिससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से बता दें क्या हुआ। देखिए हमने ये कहा कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो लंबाई के अनुदिश, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, जिसके कारण विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर तीसरे में ये होता है कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये क्षेत्र रेखाएं है ना, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये लंबाई के लंब दिशा में यानी पार्श्व दिशा में, ऐसे इधर की ओर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो लंबाई की लंब दिशा में क्या करती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, लंबाई की लंब दिशा में, ठीक है, फैलने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, यानी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेशक से इसके बगल से ऐसे निकल जाए या, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकल जाए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करती, देखिए, ठीक है, क्यों नहीं करती, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं करती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये पॉइंट नंबर अगला है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5वां बताने के बाद फिर पॉइंट नंबर ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी को कंफर्म कर देते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या बताया हमने कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए जैसे अगर ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं या यहाँ पर खींचते हैं स्पर्श रेखा, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो हर एक बिंदु पर, ठीक है ना, इस बिंदु पर क्या प्रदर्शित करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, इस बिंदु पर इधर की ओर। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें इस बिंदु पर, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा इसके लिए तो इधर की ओर हो जाएगा और इस वाले के लिए इधर की ओर हो जाएगा। तो एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या कहा गया
कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस एकल बिंदु पर, जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आप इसको नोट कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे आप ये सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मेरी चारों उंगली को समझ लीजिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई तल, कोई एकांक क्षेत्रफल का कोई ऐसे तल करते हैं तो इस तल से ये गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी बिंदु पर क्या प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, यानी क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिस क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी, कह सकते हैं कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। ठीक है, और जहाँ से कम गुजरेंगी वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर कम है। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट ये है कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर पास पास होती है, जैसे यहाँ पर देखिए पास पास है ना, यहाँ पर क्या है? दूर दूर हैं। तो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? दूर दूर होती है। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट यही कह सकते हैं कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो भी पॉइंट हो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट ये है कि अगर एकल बिंदु आवेश है, क्या है? एकल बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज है कहीं पर, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है Q, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण कभी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, वो क्या होता है? असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए जैसे मैं ये कहूँ आपसे, ठीक है, आप फील करिएगा थोड़ा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे से यहाँ पर हैं तो क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा पास पास हैं। जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती जा रही हैं? दूर होती जा रही हैं, और दूर जाएंगे तो देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी और ज़्यादा हो रही है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा हो रही है तो तीव्रता कम है, यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एकल बिंदु आवेश है तो एकल बिंदु आवेश के कारण कभी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? पहले इस बात को समझ लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों क्या हो? बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे तीव्रता इसकी घटती जा रही है, तो ये क्या है? एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। चलिए अब एक
अब यहाँ पर असमान वैद्युत क्षेत्र कैसे कैसे हो सकता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा दिखे, देखिए ये क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आप सोच के बताइए। यहाँ पर मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ये ए ग्राफ कर देते हैं, ये बी कर देते हैं। दोनों में आप बताइए कौन सा एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो दोनों में अगर हम बात करें एक समान वैद्युत क्षेत्र की, तो दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आपको ऐसा दिख रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये भी है, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र एक समान होने के लिए परिमाण, ठीक है, परिमाण बराबर होना चाहिए हर जगह, और दिशा एक ही होनी चाहिए, ठीक है। दिशा क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर यहाँ का परिमाण तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ का परिमाण देखिए, इनके बीच में गैप आ गया ना, देखिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इनके बीच का गैप क्या हो गया? ज़्यादा। और डायरेक्शन तो एक ही है, दिशा तो एक ही है, ये तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन परिमाण क्या है? अलग है। तो यहाँ पर परिमाण जो है वो क्या है? अलग है, ठीक है। परिमाण अलग होने के कारण, डिफरेंट होने के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं है, अर्थात ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया? ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी का परिमाण तो सेम है, यानी परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग है। देखिए, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर से, है ना, डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? परिमाण तो बराबर, लेकिन दिशा क्या है? भिन्न है, दिशा भिन्न है, जिसके कारण ये भी एक क्या होगा? असमान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों क्या हैं? एक असमान वैद्युत क्षेत्र हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया था कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो ये भी क्या है? एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अगर कोई ऐसे निगेटिव चार्ज हो, देखिए ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो? एक असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? असमान वैद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। कुछ और तरीके भी हैं, देख लेते हैं। देखिए, हम ऐसा कह दें कि ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ ना तो परिमाण बराबर है और ना ही दिशा, तो अर्थात ये भी क्या है? एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, असमान क्षेत्र, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए उसको इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर सभी के बीच का डिस्टेंस सेम और ये डायरेक्शन भी क्या है? एक ही है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर हो गया? तो हमें पता चल गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र कैसे खींचा जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात अगर हम ये करें, अगर हमारे पास कोई चालक है, क्या है? चालक, ठीक, कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर का हम लोग जानते हैं एक एटम ले लें। क्या ले लें? एक एटम, ये एक परमाणु हो गया, ठीक है, ये एक परमाणु हो गया एक एटम का। और इस पर चार्ज जो है कहाँ होते हैं? आपको पता है कि चालक पर जो चार्ज होते हैं उसके ऊपरी पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। ये क्या है? चालक, ठीक है। अब इस पर जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, इसके पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि यहाँ से बल रेखाएं क्या होंगी? निकलेंगी, यहाँ इस तरीके से ये जाएंगी। ये अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं और इनके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि अगर हमारे पास कोई चालक हो तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि चालक में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए कोई चालक हो तो चालक के, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कहानी थी हम लोगों की, किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र रेखा
ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसके कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग अगले टॉपिक में यानी कि अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।